प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10 सत्र 2022-23 का जो मॉडल पेपर है, इसके सॉल्यूशन को देखेंगे और साथ में ये समझेंगे कि कितने फॉर्मेट चेंज हुए हैं आपके इस सत्र में। ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम फॉर्मेट देखते हैं कि किस प्रकार का प्रारूप है आपके प्रश्न पत्र का और क्या बदलाव हिंदी के प्रश्न पत्र में किया गया है। सारे प्रश्न पत्र को हम बारी-बारी से देखेंगे, परंतु इस वीडियो में हम आपसे सिर्फ हिंदी के प्रश्न पत्र पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम पहले प्रारूप पर चर्चा कर लेते हैं और तत्पश्चात हम इसके पूरे सॉल्यूशन को भी देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो प्रश्न पत्र मॉडल पेपर है आपका, ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद पर आ चुका है। तो वहाँ से हमने डाउनलोड कर लिया है। इस समय आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए, मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2022-23 का है, नया जो सत्र है आपका इससे संबंधित है। क्लास 10 विषय हिंदी खंड अ। जो समय होता था आपका 3 घंटे 15 मिनट, वो अब भी निर्धारित है 3 घंटे 15 मिनट। और जो पूर्णांक है वो 70 अंक, जो कि 30 अंक आपका आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित होता है। तो जो पूर्णांक है यानी 70 अंक का ही आपका पेपर है। अब देखिए, निर्देश जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इस बार काफ़ी पैटर्न बदला हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि निर्देश में क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं। तो निर्देश में पहला निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 मिनट जो होता है वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है और 3 घंटे की अवधि में यानी समय में आपको पूरा प्रश्न हल करना होता है। तो पहला निर्देश तो सेम ही है हर साल, जब से ये पैटर्न बदला तब से लगभग 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। अब देखिए, दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्देश है वो क्या है? प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। और तीसरा जो है वो प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। देखिए, प्रश्न पत्र का जो खंड अ है में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न हर साल होते थे, परंतु ओएमआर वाला सिस्टम नहीं होता था। पर इस बार विकल्प दिए जाएंगे और साथ में ओएमआर भी दिया जाएगा आपको। और ओएमआर पर ही आपको नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प पर गोला करना होगा। ठीक है? तो ये एक महत्वपूर्ण जो आपका निर्देश है ये आता है कि जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 खंडों में विभाजित होगा और खंड अ जो होगा इसमें सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न जो होंगे वो 20 होंगे और 20 जो प्रश्न होंगे उसका जो उत्तर है उसको आपको ओएमआर सीट पर ही नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से सही गोले का पर निशान लगाना होगा आपको, यानी उस गोले को काला करना होगा। अब देखिए, चौथा जो निर्देश है ये दिया गया है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी खंड अ में जो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा 20, उसके लिए प्रत्येक के लिए 1-1 अंक निर्धारित है। अब देखिए, 20 प्रश्न पत्र के लिए 1-1 अंक है, यानी 20 नंबर के आपका ओएमआर सीट पर कार्य करना है। ऐसे में देखिए, जो बच्चे एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ही ये प्रश्न कर पाना संभव होगा, क्योंकि ये काफ़ी जो प्रश्न होंगे वो आपके कहीं से भी पूरे सिलेबस से दिए जा सकते हैं और जो बच्चे एकदम गहराई से अध्ययन करते होंगे वही इन प्रश्नों का हल कर पाएंगे। चूंकि एक प्रश्न 1 अंक का है और बहुविकल्पीय प्रश्न है तो सही उत्तर पे ही आपको 1 अंक प्राप्त होंगे। ऐसे में अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो अगर आप गलत मार्क करते हैं तो आपको वो अंक नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपको बहुत ही सावधानी से इन प्रश्नों को हल करना होगा। ओएमआर सीट पर ब्लैक करना होगा गोले को। ठीक है? देखिए, 5वां जो महत्वपूर्ण निर्देश है, प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। देखिए, अब आपका 70 अंक का जो पेपर होता था उसमें खंड अ में 20 प्रश्न होंगे और इसके लिए आपको 1 घंटा समय दिया जाएगा और साथ में जो 50 अंक का आपका लिखने वाला प्रश्न है यानी वर्णनात्मक जो प्रश्न होंगे उसके लिए 2 घंटे निर्धारित किया गया है। ठीक है? इतना समझ लिया आप। आगे देखते हैं, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए होंगे, यानी प्रत्येक जो प्रश्न होगा उसके लिए जो भी अंक है वो निर्धारित कर दिया जाएगा। अब देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है 20,
बहुविकल्पीय प्रश्न खंड अ का जो है उसके लिए पूर्णांक जो है वो 20 निर्धारित किया गया है। अगर हम खंड ब की ओर बढ़ते हैं तो आप देखिए 20 प्रश्नों के बाद जो खंड ब है उसके लिए आपको 50 अंक निर्धारित किया गया होगा। आइए देखते हैं। देखिए वर्णनात्मक जो प्रश्न है खंड ब, इसके लिए आपको 50 अंक निर्धारित है। तो आइए हम खंड अ पर आज चर्चा करते हैं और साथ में पहले हम एक बार प्रश्नों का प्रारूप देख लेते हैं और उसके बाद हम इन प्रश्नों के हल को भी देखेंगे खंड अ के। देखिए खंड अ में लगभग आपको 20 प्रश्न दिए गए हैं। हाँ, 20 प्रश्न आपको बहुविकल्पीय प्रश्न खंड अ में दिए गए हैं 20 प्रश्न, और 20 प्रश्न में हर प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित किया गया है। अगर हम खंड ब की बात करें तो खंड ब में देखिए 50 अंक का प्रश्न होगा और 50 अंक में वर्णनात्मक प्रश्न में पहला आपका गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। और अगर आप गद्यांश को पढ़ करके 3 प्रश्नों का उत्तर दे लेते हैं तो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, यानी 6 नंबर का आपको गद्यांश से संबंधित अंक प्राप्त हो सकते हैं। अब देखिए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है, यानी 3 गुणे 2 बराबर 6, यानी हर प्रश्न क्या होगा 2-2 अंक का होगा। सेम वही प्रोसेस है, गद्यांश के लिए 6 अंक, पद्यांश के लिए 6 अंक। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 जो है खंड ब में, इसके में गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, यानी कि संस्कृत का कोई गद्यांश दिया होगा और उसके लिए आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है और साथ में उसका हिंदी अनुवाद करना है। तो अगर आप संदर्भ लिखते हैं तो 2 अंक आपको मिलेगा और हिंदी अनुवाद करते हैं तो 3 अंक मिलेगा, यानी कुल मिलाकर के आपको 5 अंक मिलेंगे। संदर्भ के लिए 2 अंक और हिंदी अनुवाद के लिए 3 अंक, यानी टोटल आपको 5 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार से चौथा जो प्रश्न है इसमें पद्यांश है और पद्यांश में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए इसके लिए भी संदर्भ जो है, संदर्भ के लिए आपको 2 अंक मिलेगा और हिंदी अनुवाद अगर आप करेंगे तो 3 अंक मिलेगा, यानी टोटल आपको 5 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार से 5वां प्रश्न दिया गया है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए जो भी आपने पढ़ा है उस खंड काव्य को आप चयन कर लीजिए। पहले मान लीजिए कि आपने मुक्तिदूत पढ़ा है तो मुक्तिदूत पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, जिसके लिए क्या है, आपके लिए 3 अंक निर्धारित है, यानी कि खंड काव्य से संबंधित जो है प्रश्न पूछा जाएगा। 2 प्रश्न आपके खंड काव्य, जो भी आपके खंड काव्य होंगे उसमें 2 प्रश्न दिए गए होंगे। जैसे मान लीजिए मुक्तिदूत जो है, गाजीपुर के जो विद्यार्थी हैं उनके सिलेबस में मुक्तिदूत होता है। तो अगर मुक्तिदूत अगर आप खंड काव्य पढ़ते हैं तो 2 प्रश्न मुक्तिदूत से दिए गए हैं खंड काव्य से, तो दोनों में से किसी एक को ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक को आप सॉल्व करेंगे तो आपको 3 अंक मिल जाएगा, यानी खंड काव्य से आप 3 अंक प्राप्त कर सकते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 6 नंबर प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए और उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आप अगर जीवन परिचय लिखते हैं तो 3 अंक मिलेगा और एक कोई रचना उनकी बताते हैं तो 2 अंक उस पर मिलेगा, यानी टोटल आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनकी किसी एक रचना का क्या करना है, उल्लेख करना है। तो अगर जीवन परिचय आप लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेगा और एक रचना का उल्लेख करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, यानी कि आपको कवि के जीवन परिचय पर भी 5 नंबर निर्धारित है। देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जो भी इस प्रश्न पत्र में आपके श्लोक नहीं आया है, पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ श्लोक जो होता है वो आपका संस्कृत का भाग होता है। संस्कृत में से कोई भी चैप्टर से आप क्या कर सकते हैं कि एक श्लोक ले सकते हैं और उसे लिख लीजिए तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसे में विद्यार्थी गलती क्या करते हैं कि वो किसी भी पद्यांश के पंक्तियों को उठाते हैं और वो लिख देते हैं, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी गलती है। आप क्या कीजिए, श्लोक आपको लिखना है, यानी संस्कृत के श्लोक आप कोई भी चैप्टर के उठा सकते हैं और लिख सकते हैं, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आगे देखिए 8वां नंबर जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। और प्रत्येक प्रश्न के लिए क्या है कि 2 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो 2 प्रश्न का आप उत्तर देंगे तो आपको एक एक अंक 2-2 अंक प्राप्त होंगे। तो 2 प्रश्नों का उत्तर देंगे आप तो इस तरह से आपको 4 अंक मिलेंगे। आगे अगर देखें तो
9वां नंबर प्रश्न जो है उसमें है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो एक विषय पर आपको निबंध लिखना है तो उसके लिए 9 नंबर है। कोई भी एक विषय का चयन कर सकते हैं आप और उस पर निबंध लिखेंगे तो आपको 9 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। आइए अब खंड अ की ओर बढ़ते हैं। यही आपका प्रारूप था पूरा। जो भी चेंजेस हैं उसको हमने जिक्र कर लिया है और इसका जो हल है वो दूसरे वीडियो में आप प्राप्त कर सकते हैं खंड ब का। खंड अ का जो सॉल्यूशन है वो हम इस वीडियो में ही आपसे साझा कर रहे हैं। देखिए, खंड अ में पहला जो प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न खंड अ, पूर्णांक 20 अंक है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ये जो प्रश्न है 20, इसके प्रत्येक का जो सही विकल्प है उसे आपको ओएमआर शीट पर फिल करना होगा किसी एक गोले को। ठीक है, तो आइए हम पहले प्रश्नों के हल को देख लेते हैं कि क्या सही उत्तर है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखिए, पहला जो प्रश्न दिया गया है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो बाबू गुलाब राय जो है वो द्विवेदी युग के लेखक है, इसलिए दूसरा नंबर आपका जो विकल्प है वो सही होगा। इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, निबंध, नाटक, कविता, कहानी। तो जो निबंध विधा की है वो क्या है, चिंतामणि है। ठीक है, अगला प्रश्न है गबन किसकी रचना है। पहला विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। तो गबन गोदान जो है वो बहुत प्रसिद्ध रचना है मुंशी प्रेमचंद की, इसलिए आपका जो विकल्प 1 है वो सही होगा। अगला प्रश्न है शुक्ल युग की समय अवधि क्या थी। तो शुक्ल युग की जो समय अवधि है वो है 1919 से 1938 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीड़ का निर्माण फिर जो है वो आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना है और इसकी जो रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न है मधुशाला किस की रचना है। तो मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इनकी एक रचना और पूछी जाती है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी रचना है। तो हरिवंश राय बच्चन जी की ही रचना है। अगला प्रश्न है भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला प्रश्न है आधुनिक काल कब से कब तक है। तो आधुनिक काल जो है वो 1843 ईस्वी से अब तक। मतीराम किस युग के कवि हैं। तो मतीराम जो हैं वो रीति काल के कवि हैं। हास्य रस का अस्थाई भाव, आप जानते हैं हास्य रस का अस्थाई भाव जो होता है वो हास होता है। प्रश्न संख्या 12 है कि सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो आप जानते हैं कि जो इसमें मनु शब्द आया है और जहां पर भी वाचक शब्द मनु, मानो, जनु, जानो ऐसे शब्द आते हैं वहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है और जहां वाचक शब्द मनु, मानो, जनु, जानो इत्यादि शब्द आते हैं वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या है, मनु शब्द आया है इसलिए यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है। ठीक है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में आप जानते हैं 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आकर्षण आप जानते हैं उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्दांश के पहले जुड़ता है। तो आकर्षण में जो उपसर्ग है वो आ है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो प्रत्यय आप जानते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अगला प्रश्न है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में जो है पीला है अंबर जिनका, अर्थात आप कह सकते हैं कि कृष्ण, ठीक, या विष्णु। तो यहां पर क्या है, बहुव्रीहि समास। अगला जो प्रश्न है, देखिए 17 नंबर जो प्रश्न दिया गया है कि आंसू का तत्सम रूप है। तो जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं और जो कि त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो देखिए आंसू का जो तत्सम है वो क्या होगा, अश्रु होगा। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है कि यड़ संधि का सूत्र लिखिए। तो यड़ संधि का सूत्र आप जानते हैं, इको, ठीक है। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है।
तो फलस्य शब्द का जो वचन और विभक्ति है वो अगर आपने इस शब्द रूप याद किया हो तो आप समझ पाए होंगे कि षष्ठी विभक्ति एक वचन, पहला विकल्प सही है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। अंतिम जो प्रश्न है, अपठित धातु का वचन एवं पुरुष है, यानी पट धातु रूप अगर आपने याद किया होगा तो अपठित धातु का वचन एवं रूप जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन है। तो इस तरह 20 प्रश्नों का हल हमने आपको दे दिया। एक बार पुनः आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, दोहरा सकते हैं। देखिए, पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो द्विवेदी युग के हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है, निबंध विधा की। गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की। शुक्ल युग की समय अवधि जो है वो 1919 से 1938। ठीक। अगला प्रश्न है कि नीड़ का निर्माण फिर की विधा है, आत्मकथा। अगला है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो द्विवेदी युग की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। मधुशाला किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की। भारत भारती जो रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की है। आधुनिक काल कब से कब तक था, तो 1843 से अब तक। मतीराम किस युग के लेखक हैं, कवि हैं, तो रीति काल के हैं। ठीक। अगला प्रश्न है हास्य रस का स्थायी भाव है, हास। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रकाश। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 4। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया है, तो आ। ठीक है। अगला है प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। आशु का तत्सम रूप है अश्रु, यानी विकल्प 1 सही। यड़ संधि का सूत्र विकल्प नंबर 3 इको। फलस्य जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन। अपठित धातु का वचन एवं पुरुष है, तो आप जानते हैं कि प्रथम पुरुष एक वचन। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम खंड ब पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ था, तो हिंदी गद्य का जो आविर्भाव हुआ था वो बच्चों 19वीं शताब्दी में हुआ था, इसलिए विकल्प नंबर 1 सही है। हिंदी गद्य का आविर्भाव जो था वो 19वीं शताब्दी में हुआ था। वहीं दूसरा आपका वहीं दूसरा नंबर प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि सिंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है, तो सिंगार रस मंडन रचना के लेखक जो हैं वो गोस्वामी विठलनाथ हैं। वहीं तीसरा प्रश्न है कि अमीर खुसरो की रचना का नाम है, तो अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं उनका नाम पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं, यानी विकल्प संख्या जो घ है आपका वो सही है। ठीक है, पहेलियाँ और मुकरियाँ। राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया जो निबंध है वह है गेहूं और गुलाब। पूस की रात और कफन कहानियों के लेखक कौन हैं, तो पूस की रात और कफन कहानी जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला देखिए दिया गया है कि विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। तीसरा दिया गया है कि डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, या रामस्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक हैं। तो आज ये बहुत ही इजी है, सही कथन को पहचान कर लिखना है। विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। ठीक है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो अजात शत्रु जो है वह नाटक विधा की रचना है। अगला प्रश्न है कि अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार कौन हैं, तो अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार उदय शंकर भट्ट जी हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, आप जानते हैं कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अगला प्रश्न है कि चली मनो आंगन कठी ताते राते पाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो चली मनो आंगन कठी ताते राते पाए पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आप जानते हैं कि मनु मानो जनु जानो ऐसे वाचक शब्द जहाँ भी आते हैं वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं, तो सममात्रिक छंद कहते हैं। निष्कपट शब्द में उपसर्ग है, निष्कपट शब्द में उपसर्ग जो है वो निस है। अगला प्रश्न है साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है, तो साहित्यिक में इक प्रत्यय है। अगला प्रश्न है त्रिलोकी में कौन सा समास है, त्रिलोकी। ठीक है,
त्रिलोकी जहाँ भी संख्या का बोध कराता है वहाँ क्या होता है, द्विगु समास होता है, तो यहाँ द्विगु समास होगा। हल्दी शब्द है, हल्दी शब्द जो है वो तद्भव है। गंगा का पर्यायवाची है, मंदाकिनी, देव नदी, भागीरथ, इसलिए ये क्या है, ये सभी आप सही विकल्प पे लगाएंगे। गंगा का पर्यायवाची ये सभी हैं। पित्रादेश का संधि विच्छेद है, तो पित्रादेश का संधि विच्छेद पितृ प्लस आदेश है। अगला प्रश्न है फलानाम शब्द फल की कौन सी विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो देखिए इसका सही विकल्प होगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अगला प्रश्न है कि पट धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन है। पट धातु लट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन आपसे पूछा जा रहा है, तो आप जानते हैं पठतः होगा, तो यानी विकल्प संख्या क सही है। अब यहीं पर आपका 20वां और अंतिम प्रश्न है कि हस धातु के लिट लकार का मध्यम पुरुष का द्विवचन रूप लिखिए। तो हस धातु के लिट लकार मध्यम पुरुष का द्विवचन का रूप है हसी शतः, यानी ख विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट मॉडल पेपर है कि पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है। मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से प्रसिद्ध आलोचक जो हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है, तो खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना गोरा बादल की कथा को माना जाता है। पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक कौन हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद जी। पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? तो पृथ्वी पुत्र जो है वो निबंध विधा की रचना है। गिरती दीवारें के रचनाकार कौन हैं? गिरती दीवारें के रचनाकार उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना युगांत है। हिम किरीटनी किस कवि की रचना है? हिम किरीटनी जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। रस का नाम बताइए। रस का नाम है जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फन करीबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावह माही। इसमें कौन सा रस है इसे बताना है आपको। तो ये रस जो है वो करुण रस है। इसमें मुख मयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सम जो है वो के समान की तुलना कर रहा है, तो यानी तुलना किया जा रहा है कि मुख मयंक मंजू मनोहर, जो मुख है वो मयंक यानी कि चंद्रमा के समान, मंजू मनोहर, मंजू मतलब सुंदर है और मन को हरने वाला है, तो मुख जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर, मन को हरने वाला है। तो यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है कि छंद शास्त्र में निष्कपट शब्द में उपसर्ग है, तो निष्कपट में निस उपसर्ग है। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? तो अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ शब्दांश का प्रयोग करेंगे, अनुजा हो जाएगा। ठीक है। यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। हल्दी शब्द का तत्सम है, हल्दी शब्द का तत्सम हरिद्रा है। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्न में से आम का पर्यायवाची है, तो आम का पर्यायवाची रसाल है। यद्यपि का संधि विच्छेद है, यद्यपि का संधि विच्छेद यदि प्लस अपि है। मधु नुह शब्द मधु की कौन सी विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो ये है सप्तमी द्विवचन। अगला है पठ धातु का पठेय रूप किस लकार पुरुष एवं वचन का है? तो पठ धातु का जो पठेय रूप है वह विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हस धातु का लट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन रूप लिखिए। तो मध्यम पुरुष एक वचन रूप हससी है होगा। ठीक है। तो इतना आपने बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा है। उम्मीद है कि आपकी प्री बोर्ड की परीक्षाओं में इतने ही लगभग अगर आप याद करके जाते हैं तो इन सारी चीज़ों को आप कवर कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।